Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunandu Devda. In this lecture, in this video, we will be starting with the second chapter of class 10th physics, work, energy and power. Let me tell you children that first chapter of physics, which is force, has already been done on my channel, and all the lectures are arranged properly in a sequence, in a playlist, in a dedicated playlist, and the name of the playlist is force. तो मेरे playlist section में जाओ, वहां पर force नाम का playlist तुम्हें मिलेगा. उस force playlist में तुम्हें सारे force के lectures properly arranged मिल जाएंगे. We have discussed everything, a lot of questions, a lot of notes, a lot of concepts, the entire chapter of force thoroughly. राइट तो तुम्हें फोर्स अगर तुम्हें पढ़ना है तो उस प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड इन द सेम वे वी विल डू द सेकंड चैप्टर आल्सो. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आता जाएगा. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स. ये हमारा लेक्चर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है सेकंड चैप्टर का, और इसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा. प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का नाम से प्लेलिस्ट बनेगा. वर्क, एनर्जी एंड पावर विल बी द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट, एंड ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर विल आल्सो बी अरेंज्ड in this playlist. So let us start the chapter. I hope you are ready with a pen and a notebook. You have to take running notes, right? चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. नाम से पता चल रहा है कि तीन चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. वर्क, एनर्जी एंड पावर. तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं. तीनों टॉपिक्स को मिलकर एक चैप्टर बना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो सबसे पहले वर्क हम स्टार्ट करते हैं. वर्क होता क्या है, कब कहेंगे वर्क हुआ है, हाउ डू वी मेजर वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स. तो नाउ वर्क को हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. सुनो, we are not discussing the definition of work right now. Don't think that we are discussing the definition of work. वर्क का डेफिनेशन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स में हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है और कब कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है. वो चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं. लुक एट द फिगर. देयर इज अ कार, एंड व्हेन दिस मैन अप्लाइज सम फोर्स ऑन दिस कार, द कार कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन. कार में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कार कुछ डिस्टेंस मूव कर गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें. तो जब फोर्स लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तब फिर वर्क डन नहीं होगा. अगर फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब हम कहेंगे कि वर्क हैज बीन डन. इसलिए क्या लिखा हुआ है, पुशिंग द कार, वर्क इज बीइंग डन. तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. लेकिन नीचे सेकंड वाले फिगर को देखो, यहां पर एक वॉल है. इस वॉल पर इस इंसान ने फोर्स लगाया है, लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद देयर इज नो मोशन, देयर इज जीरो मोशन इन द वॉल, एंड हेंस वर्क डन इज जीरो. नो वर्क डन. पुशिंग द वॉल, नो वर्क इज बीइंग डन. क्योंकि फोर्स लगने से ही वर्क डन नहीं होगा. फोर्स लगने के बाद बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना कंपल्सरी है, मैंडेटरीली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है. If a force acts on a body and the body does not move, that is there is no displacement, displacement is zero, then no work is done, means zero work is done. कोई वर्क हुआ ही नहीं. तो फर्स्ट केस में वर्क हुआ, सेकंड केस में वर्क नहीं हुआ. फोर्स लगने से ही वर्क होगा ऐसी बात नहीं है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है. क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है, बहुत सिंपल. अब हम एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ वर्क में एंटर करने वाले हैं. चलो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ वर्क. एग्जाम में अगर आया डिफाइन वर्क डन, तुम्हें ये डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन है ये. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस डेफिनेशन को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट वो हम करेंगे और एक फॉर्मूला निकालेंगे वर्क डन का. सो दिस डेफिनेशन ऑफ वर्क gives us a mathematical formula for work done. Hence, it is a mathematical definition of work. What does the definition tell us? The amount of work done by a force is equal to the product of force and the displacement of the point of application of force in the direction of force. Understand this. Let us understand it with a diagram. I am drawing an inclined plane. Inclined plane समझते हो?
यस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा एक स्लोप है, स्लोपिंग सरफेस को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा। सी आई हैव ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, से फोर्स एफ, ठीक है। एंड फोर्स एफ लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी धीरे धीरे स्लोप में चढ़ता गया ऊपर, एंड फाइनली द बॉडी रीच्ड ओवर हियर। The same body, it is not the different body, it is the same body. When this horizontal force is applied on the body, this body goes over here. पहले इस पोजीशन पर था, अभी यहां चला गया है। सिंपल है, कुछ नहीं, इजी है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? यहां पर डेफिनेशन में अगर ध्यान दो, एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। क्या टर्म है चिल्ड्रन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा, वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पर किस पॉइंट पर फोर्स लगा? अगर हम ध्यान से देखें, किस पॉइंट पर फोर्स लगा? इस पॉइंट पर फोर्स लगा, ये वाला पॉइंट से पॉइंट ए, पॉइंट ए पर फोर्स लगा। सो दिस पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड वो पॉइंट अभी यहां पहुंच गया है। सेम पॉइंट, बॉडी धीरे धीरे ऊपर चढ़ा एंड यहां पहुंच गया। दैट मींस दैट पॉइंट ए हैज नाउ रीच्ड हियर, दिस इज द पॉइंट ए नाउ। तो दिस पॉइंट ए में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आई विल शो दैट विद द ब्लू लाइन। दिस इज द displacement denoted by S. Displacement is denoted by S. I hope the figure is clear. So this S shows the displacement of the point of application of force. तो क्या हम इन दोनों को प्रोडक्ट अगर कर दें, वर्क डन निकल जाएगा? क्योंकि वर्क डन तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दूसरा किसको प्रोडक्ट करना है? डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो एफ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एस है। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, वर्क डन आ जाएगा? नहीं। पूरा डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स in the direction of force. This is very important. In the direction of force, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमें लेना है वो फोर्स के डायरेक्शन में लेना है। This displacement should be in the direction of force. अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ध्यान से देखो, क्या बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स के डायरेक्शन में है? फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायरेक्शन अलग, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग। तो हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो हमें अब क्या करना है? नाउ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। जब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, यही ना हमारा केस है अभी, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज हैविंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, लेकिन फोर्स हॉरिजॉन्टल है, फोर्स हॉरिजॉन्टल है। तो हमें इस ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट है जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। नहीं समझ में आया? हर एक वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट जरूर होगा। समझते हैं, चलो। सपोज आई कंसिडर द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नाउ कंसिडर दिस नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ एंड ईस्ट दोनों का पार्ट्स है। नॉर्थ का भी कुछ पार्ट है एंड ईस्ट का भी कुछ पार्ट है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट बना है। यानी इस नॉर्थ ईस्ट में अगर ध्यान से देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसका एक
वर्टिकल कंपोनेंट है जो नॉर्थ है, एंड इस नॉर्थ ईस्ट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ईस्ट है। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्थ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ईस्ट है, एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट बना है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्थ ईस्ट के जैसा ही है, नॉर्थ ईस्ट के जैसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो जरूर इस डिस्प्लेसमेंट का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम एस वर्टिकल बुला रहे हैं, एंड इसी डिस्प्लेसमेंट का, इसी एस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम एस हॉरिजॉन्टल बुला रहे हैं। तो हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी एस हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में है। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है, और अगर हमें एस हॉरिजॉन्टल यानी डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता चल जाए तो फिर हम उन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में है। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन वही कहता है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी हम इस फिगर को देखते हैं, इस ट्रायंगल का एक नाम देते हैं ए बी सी। फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यानी फोर्स का डायरेक्शन ए बी के अलोंग है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग ए बी इज horizontal, but we need the horizontal component of this s। इसी s का horizontal component क्या होगा? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन हियर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे है ना, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा। इसी फिगर को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन का फिगर है वो तो वही ना फिगर है ये वाला। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स हॉरिजॉन्टल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा, दिस इज दिस थीटा ओनली। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड नाउ वी नीड डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग ए बी, बिकॉज ए बी इज हॉरिजॉन्टल। तो हमें एस का कंपोनेंट अलोंग ए बी चाहिए। चलो कैसे निकालेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेंगे। नाउ इफ आई डू कॉस ऑफ थीटा, कॉस क्या होता है? b अपॉन एच, बेस अपॉन एच। तो फॉर दिस थीटा व्हाट इज द बेस? बेस इज ए बी, सो आई एम राइटिंग ए बी। एंड व्हाट इज एच? हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, राइट? ट्राइंगल में देखो, ए बी इज बेस, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम ए बी ही लिख रहे हैं, एंड ए सी को हम एस लिख सकते हैं, बिकॉज ए सी इज नथिंग बट एस। दिस वे हमें क्या मिल गया? ए बी इज एस कॉस थीटा, यानी ये जो ए बी है इट इज नथिंग बट एस कॉस थीटा, और यही हमें चाहिए था। एस तो ये है, दिस इज एस, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल गया। क्या मिला? एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, यही हमें चाहिए था। वर्टिकल कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए था, हालांकि वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो दैट वुड बी एस साइन थीटा, जो कि हमने निकाला नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री से तुम निकाल सकते हो। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज एस साइन थीटा, विच वी डोंट नीड इन आवर केस। वी नीड एस कॉस थीटा बिकॉज दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि यही फोर्स का भी डायरेक्शन है। फोर्स का भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट टू राइट, और डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट जो एस कॉस थीटा है वो भी लेफ्ट टू राइट हमने निकाल लिया। तो हमें इस एफ को और इस एस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, तब हमें वर्क आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कौन सा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है? एस कॉस थीटा, नॉट एस। तो हमें फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। नाउ दिस फॉर्मूला you have to learn it, you have to mug it up। वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं तुमसे पूछूं क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। अब समझ में आया? ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पे इस केस में भी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, फोर्स ऐसे था, तो थीटा यहाँ पर था, मीन्स इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट दीज सिंबल्स मीन. W है वर्क डन, F क्या है फोर्स अप्लाइड, S क्या है डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, एंड थीटा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. तो चलो फॉर्मूला मिल गया हमें वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा. दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला. मैं एक बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि तुम लोग इसको अच्छे से कॉपी करो. वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. प्लीज नोट इट डाउन एंड इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से रटो. एफ एस कॉस थीटा, जिसमें W है वर्क डन, F है फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, S है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. Now S is not the displacement in the direction of the force. यहाँ पर S है total displacement of the body. यहाँ पे हमने देखा ना S क्या था, A से C का डिस्टेंस, पॉइंट A से पॉइंट C का डिस्टेंस, वही S है. तो टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज S. एंड ये जो हमने cos थीटा लगा दिया, S cos थीटा, इससे हमें मिल गया, क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स S cos थीटा. तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है चिल्ड्रन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तुम्हें अगर ये फॉर्मूला याद है तुम बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर सकते हो. हालांकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये s cos थीटा कहां से आ गया, ये क्लियर होना चाहिए. s cos थीटा इसलिए आया क्योंकि हमने s को नहीं लिया, हमने s का वो कंपोनेंट को चूज किया जो फोर्स के अलोंग था, फोर्स के डायरेक्शन में था. तो फोर्स के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, s cos थीटा है. कैसे आया मैंने तो वो समझा दिया है, ट्रिगोनोमेट्री से कैसे ए बी हमारा एस कॉस थीटा आया है. सो हमने ए बी को चूज किया है विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज अलोंग एफ, फोर्स के अलोंग था. तो इसी से हमारा वर्क डन आ गया एफ एस कॉस थीटा. राइट नाउ लेट अस कंसिडर 3 केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ. तुम्हें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी. फॉर्मूला याद कर लिया है, एफ एस कॉस थीटा याद होना चाहिए. तो चलो सबसे पहला स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं. पूरा कंसेप्चुअल, भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग आल्सो एट द सेम टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. चलो राइट डाउन, स्पेशल लिखो, हाँ मेरे साथ साथ, स्पेशल केसेस ऑफ वर्क डन. सबसे पहला केस है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज in the direction of force, in the direction of force, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ. जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यानी थीटा कितना होगा. फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, दोनों सेम ही लाइन है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्रीज. इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्रीज है. थीटा का मतलब क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्रीज. फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ. Both force and displacement are in the same line. So what is the angle between force and displacement? 0 degrees. That means theta is 0 degrees. तो हमारा वर्क डन इस केस में कैसे हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो मैंने बताया था एफ एस कॉस थीटा, और हमारा थीटा अभी 0 डिग्रीज है, यानी हम पुट करेंगे एफ एस कॉस 0 डिग्रीज, एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है. सो एफ इंटू एस इंटू 1, cos 0 डिग्रीज तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो किसी चीज को तो वो तो सेम होगा. सो वर्क डन इज f इंटू एस. नाउ दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन. इस केस में क्या हो गया, वर्क डन इज पॉजिटिव. इसको बोलते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव. जब कभी भी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, देन थीटा विल बी 0 डिग्रीज and work done will be f into s, क्योंकि cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो fs.
इसके एग्जाम्पल्स समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा रियल लाइफ में होता है, अरे बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है या तुम्हारा बुक रखा हुआ है, तुमने फोर्स लगाया ऐसे, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 0 डिग्रीज। सिंपल। ये तो एग्जांपल एकदम सिंपल सा एग्जांपल है इस स्पेशल केस को डिस्कस करने, फर्स्ट वाले केस, केस 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 का एग्जांपल कितना इजी है कि नहीं? ये जो एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on a body falling freely। कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर में था अभी नीचे गिर रहा है, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्या यही केस है? बिल्कुल, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन है, यानी थीटा 0 डिग्रीज है, यानी वर्क डन पॉजिटिव है, एफ एस। यही बिल्कुल ऐसा सेम एग्जांपल। तो एकदम समरी क्या है फर्स्ट केस का? डिस्प्लेसमेंट जब भी फोर्स के डायरेक्शन में होगा तब थीटा 0 डिग्रीज होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिकॉज कॉस 0 डिग्रीज इज 1। ठीक है, तो उसमें सिंपली तुम्हें एफ इंटू एस कर देना है। अगर कभी तुम्हें ऐसा केस दिखे कि वर्क की फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो तुम सिंपली एफ इंटू एस कर दो, तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन विल बी एफ इंटू एस। केस 2 उठाते हैं। केस 2, when force या फिर डिस्प्लेसमेंट, when displacement is opposite to the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हो रहा है तो फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। पिछले वाले केस के बिल्कुल अलग। पिछले वाले केस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था, तो उस समय हमने कहा था थीटा 0 डिग्रीज है। यहां बिल्कुल उल्टा, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट टू राइट है, फोर्स राइट टू लेफ्ट है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्रीज, यानी इसी एंगल को हम थीटा बुलाते हैं। थीटा इज 180 डिग्रीज। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्रीज। तो इसमें सिंपली वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला तो वही है, आप थीटा के जगह 180 पुट करेंगे, एफ एस कॉस 180 डिग्रीज। तुम्हें पता है कॉस 180 डिग्रीज का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यानी एफ इंटू एस इंटू -1। -1 को आगे लिख दो तो माइनस एफ एस हो गया। वर्क डन इज माइनस एफ एस। एंड इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं वर्क डन इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन हुआ, वर्क डन इज नेगेटिव। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्रीज है, वर्क डन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, तुम बोलोगे सर ऐसा एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वर्क डन बाय frictional force on a rolling ball। कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर एक बॉल रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में। देखो मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन शो किया है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने शो किया है लेफ्ट टू राइट, मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट मोशन, याद रखना। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखो उल्टा है। डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस रोलिंग बॉल इज नेगेटिव। कभी भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है, वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्रीज। Another example of this case only. Work done by, अच्छा एक चीज तुमने गौर किया, हर एक एग्जाम्पल में हम वर्क डन बाय एक फोर्स का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि वर्क हमेशा फोर्स करता है। डेफिनेशन ऑफ वर्क में भी देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि वर्क इज डन ओनली बाय फोर्स। सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है बाय अ फोर्स। और एग्जांपल्स में भी हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय देन द नेम ऑफ द फोर्स। सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। वर्क डन बाय विच फोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट? Work is always done by force. So work done by gravitational force on a body falling freely is positive. Work done by frictional force on a rolling ball is negative, because frictional force का direction is opposite to the direction of motion. Similarly, work done by gravitational force, फोर्स का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सा फोर्स जिसका वर्क डन हम बोल रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो फोर्स का नाम क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स। कोई बॉडी है, उसको हमने ऊपर फेंका, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बॉडी ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे एक्ट करता है, बॉडी को हमेशा नीचे खींचा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ही खींच रहा है, भले हमने उसको मस्कुलर फोर्स देकर ऊपर फेंक दिया है, वो ऊपर जा रहा है। दिस एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अपवर्ड्स। तो देखो दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्रीज। सो इस केस में भी हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स इज नेगेटिव, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज पॉजिटिव, जो एग्जांपल हमने यहां लिखा है। बॉडी जब नीचे गिर रहा है तब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स पॉजिटिव होगा, बॉडी जब ऊपर जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स विल बी नेगेटिव। द थर्ड केस, case number 3, when displacement is normal to the force। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। कभी भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्रीज हो, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है एंड फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्रीज हो, यानी थीटा 90 डिग्रीज हो, दैट इज थीटा इज 90 डिग्रीज, तो वर्क डन क्या होगा? देखो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला है ना। तो वर्क डन विल बी एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्रीज, थीटा की जगह 90 डिग्रीज लिख दिया। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी एफ इंटू एस इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी 0, यानी वर्क डन विल बी 0 इन दिस केस। वर्क डन इज 0। तो कभी भी ऐसा अगर हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्रीज हो गया है तो वर्क डन 0 होगा। इसका एग्जांपल सर देखो, एग्जांपल वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग in a circular path, this is 0 work done। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये 0 होगा? तो ये 0 वर्क डन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी उस बॉडी पर जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस बॉडी पर 0 वर्क डन करता है। क्यों? अब बात आती है क्यों। पहले तो समझो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। कोई अगर सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव कर रहा है, तो सेंटर के तरफ जो फोर्स एक्ट होता है टूवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लेते हैं कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज अ स्टोन, एक स्टोन है, वो स्टोन को हम घुमा रहे हैं, एक धागा से बांध दिए हैं। इन द सेंटर एट पॉइंट ओ सम पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ही इज व्हर्लिंग अ स्टोन। अगर वो पॉइंट ए पर स्टोन को छोड़ देता है, he releases from his hand, the stone moves in this direction, the displacement of the stone would be this। याद रखना, the displacement is not radially outwards। कभी ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता कि स्टोन को यहां छोड़ दो तो स्टोन रेडियली आउटवर्ड्स भागेगा, बिल्कुल नहीं। the stone will run along the tangent of this circle। अगर तुम यहां पर स्टोन को छोड़ते हो एट पॉइंट, सपोज इसको मैं पी से शो कर रहा हूं, एट पॉइंट पी स्टोन, बांधा हुआ स्टोन है, तुमने अचानक रिलीज कर दिया, क्या स्टोन ऐसे बाहर जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टोन विल मूव अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्रीज होगा। The angle between force and displacement, which force? Centripetal force. The angle between centripetal force and the displacement of the body in a circular path is always 90 degrees। और अभी अभी मैंने बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 90 डिग्रीज एंगल हो, यानी थीटा 90 डिग्रीज है, तो वर्क डन जीरो होता है। इसीलिए कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन दैट बॉडी विल ऑलवेज बी जीरो। कोई वर्क डन नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया। एक दूसरा एग्जाम्पल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी being carried by a coolie on his head on a horizontal platform। on a horizontal platform। समझो, बड़ा सिंपल सा बात है। एक कूली है, वो अपने सिर के ऊपर एक लगेज रखा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, वो कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डाउनवर्ड्स, हालांकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? दिस थीटा इज 90 डिग्रीज। और यही केस है, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्रीज हो, वर्क डन विल बी जीरो। सो जो हमने अभी अभी केस पढ़ा, थर्ड केस है, उसमें वर्क डन जीरो है। तो एक समरी कर लेते हैं, हमने अभी अभी क्या पढ़ा। अगर हमारा थीटा 0 डिग्रीज है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस केस में हम बोलते हैं वर्क डन इज एफएस, विच इज पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है, मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस केस में वर्क डन होगा माइनस एफ एस, और वर्क डन हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। एंड थर्ड केस, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्रीज हो, तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है, जीरो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हुआ। एंड तीनों केसेस में मैंने दो एग्जांपल्स इन ईच केस मैंने दिए हैं, 2 एग्जांपल्स इन ईच केस। नाउ यू नीड टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिटवीन इट। A very important topic that has come from in previous years is conditions for zero work done। कब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ ही नहीं? आईसीएसई में कई बार ये पूछा गया है एज क्वेश्चंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जीरो वर्क? 2 कंडीशन बताओ। तो सबसे पहला कंडीशन तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि जीरो वर्क कब होगा? when there is no motion of the body, no work is being done। देखो, when force acts on the body but the body does not move, means displacement is zero, then work done is zero। तो ये तो एक कंडीशन हो गया ना कि कब हम कहेंगे कि वर्क डन जीरो है? when there is no displacement, that is displacement is zero।
एंड दूसरा हमने अभी भी पढ़ा, वर्क डन जीरो कब होगा, जब ये थीटा 90 डिग्रीज होगा, मतलब द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री. इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी हमारा थीटा 90 डिग्रीज हो, तब हम कहेंगे कि वर्क डन जीरो हुआ है. हैव यू नोटेड डाउन दीज थिंग्स? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर. एक न्यूमेरिकल करके आज हमारा वीडियो को हम एंड करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. चलो क्वेश्चन को लिखो मेरे साथ साथ. द क्वेश्चन इज, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर्स. कितना फोर्स लगा बॉडी पर? 10 kgf. उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0.5 मीटर्स. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दूसरा, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द फोर्स. एंड तीसरा, नॉर्मल टू द फोर्स. जी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी. तो पहले तो हम इस फोर्स को जो केजीएफ में दिया हुआ है उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्या क्या गिवन है देखो. गिवन है हमारा कितना फोर्स लगा बॉडी पर, 10 kgf. इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल है. लर्न दिस थिंग, कीप दिस इन योर माइंड. केजीएफ को कभी भी न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी. सो 10 इंटू 10, ये जो 10 था उसके साथ हमने ये 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट 100 न्यूटन. तो फोर्स हमारा आ गया 100 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट यानी एस दिया हुआ है कितना, 0.5 मीटर्स. 0.5 मीटर्स. फर्स्ट केस में कहता है कि हमें वर्क डन निकालना है कब, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो. और वैसे केस में हम फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, यानी थीटा 0 डिग्री का बात कर रहा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम एंगल में हो. तो हमने तो फॉर्मूला अभी अभी देखा था, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफएस, सिंपली एफएस. तो वर्क डन इज एफ इंटू एस. क्योंकि यहां पर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है कॉस थीटा. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको हम कर रहे हैं. तो फोर्स हमारा 100 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट इज 0.5, तो यहां पर ये 50 जूल्स आ जाएगा. एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल. एसआई में क्यों आएगा? क्योंकि हमने फोर्स को भी न्यूटन में एक्सप्रेस कर दिया है, जो फोर्स का एसआई यूनिट है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट मीटर्स, तो वर्क डन विल आल्सो कम इन इज एसआई यूनिट. वर्क डन इज जूल. अच्छा, डिड वी नॉट राइट दैट? हाँ, लिख लो तो बेटा. यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ वर्क डन जहां तुमने लिखा है, द एसआई यूनिट of work is joule, capital J is the symbol and JOULE इसमें सब स्मॉल होगा. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता वर्क का. वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता. वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम वर्क को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है. चलो, तो हम यहाँ पे पहुंच गए. नंबर 2 में हमें निकालना है वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द फोर्स. यानी इस केस में हमारा थीटा 60 डिग्रीज है, डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द फोर्स. फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का कितना एंगल है? 60 डिग्रीज. तो फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा. एफ एस कॉस 60 डिग्रीज. कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है. तो फोर्स हमारा 100 है, एस हमारा 0.5 है, एंड cos 60 इज 1/2, यानी ये हमारा आ जाएगा 25 जूल्स. सिंपल. एंड नंबर 3 बोल रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स. कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स, यानी हमारा थीटा इस बार 90 डिग्रीज है एंड cos 90 0 होता है. यानी हमने तो अभी भी पढ़ लिया है कि जब भी थीटा 90 डिग्री होगा वर्क डन 0 होगा. इसमें तो आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें. cos 90 0, तो वर्क डन इज 0. कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, 0 वर्क डन. बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे. In the next lecture, we will come up with the upcoming topics of this chapter. God bless you. Study well and take care. And so that you do not miss out any of the lectures, press the bell icon positively. God bless you.